अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासत पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान आलमी सतह पे क्या कर रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हर कुछ अरसे के बाद एक चीज बार बार खबरों में आती है, वो है मामला चीनी का। कोई भी हुकूमत हो जाए, चीनी का मसला हल नहीं होता। अब यह बताया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पिछले बरस चीनी इंपोर्ट की थी, अब उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी उसमें से तकरीबन 1,08,000 टन चीनी, मेट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जितनी कीमत पर इसको इंपोर्ट किया गया था उससे कम कीमत पर इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इससे पहले अगर आप साल 2024-25 को देखें तो हुकूमत की जानिब से शुगर मिल मालिकान को इजाजत दी गई कि आप चीनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो पता चला कि मार्केट में चीनी शॉर्ट हो गई है, चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ और उसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, BBC ने भी रिपोर्ट किया कि शुगर मिल मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा पैसा कमाया। फिर चीनी को इंपोर्ट किया गया। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हो रहा है कि वो चीनी जो हुकूमत ने इंपोर्ट की थी उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है कम कीमत के ऊपर। अगर आप सारा ये सिलसिला देखें, चाहे वो गन्ने की फसल का हो या शुगर की प्रोडक्शन का मामला हो, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। अब इसमें मिल मालकान क्या करते हैं, शुगर की केन की हार्वेस्ट होती है, यानी गन्ने की कटाई वगैरह होती है नवंबर के महीने में। उससे पहले शुगर मिल मालिकान हर हुकूमत के अंदर यह कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम गन्ना खरीद नहीं सकते। अब अगर गन्ना कट जाता है तो 2 हफ्ते से ज्यादा आप तकरीबन उसको स्टोर नहीं कर सकते। जब चीनी बन जाती है, चीनी को तो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बाद में भी उसको बेचा जा सकता है। लेकिन गन्ने के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड में क्रशिंग अगर शुरू ना हो तो वो फसल जाया हो जाती है। तो ऐसे समटाइम्स ये कहा जाता है कि हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जाता है। फिर उसमें यह भी होता है कि जो गन्ने की फसल है उसका रेट मुकर्रर कर दिया जाता है कि शुगर मिल मालिकान इतना रेट देंगे, 350-400, लेकिन जब चीनी बन जाती है उसका रेट मुकर्रर नहीं किया जाता। तो यह भी एक बड़ा मसला है कि क्या अभी तक ये हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सके कि ये जो चीनी का मसला हर हुकूमत के दरमियान उठ के सामने आता है और फिर चीनी एक्सपोर्ट भी होती है। और जब एक्सपोर्ट होती है उसकी जो डिटेल्स आती हैं वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब गुज़िश्ता बरस चीनी को एक्सपोर्ट किया गया 2024-25 के दरमियान, उसमें जो फिगर सामने आए उसमें जो शरीफ खानदान की यानी वजीर आजम साहब के साहबजादों की शुगर मिल है उसने तकरीबन 2.5 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। इसी तरह दीगर जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम भी आए। तो क्या ये जो शुगर एक जिसे आप कह सकते हैं माफिया कहें, जो मर्जी कहें, मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, ये इतना पावरफुल है कि ये अवाम के मफाद के बजाय हमेशा इनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होता है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह CDF आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। उधर उनका ये जो दौरा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। खान साहब का जो केस है उनको अस्पताल शिफ्ट करने का, उसमें क्या पेशरफ्त हो सकेगी, हुकूमत क्या सोच रही है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो रिश्ता है क्या वो कमजोर होता जा रहा है। मैं सियासी रिश्ते की बात कर रहा हूं और इसके ऊपर मेरे एक मेहमान अभी से हंस रहे हैं। तो क्या ये कमजोर हो गया है, क्या सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि ये टूट भी सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और मामला भी हैं, इन सारे मामला पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और MNA नताशा दुल्ताना साहिबा। नताशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग की MPA आमना शेख साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे वो मेहमान जो बीच में हंसे थे उनका भी मैं तारुफ करा दूं, वो हैं इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नताशा, जरा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक तो ये जो मामला है, जिस तरह ये शुगर वाला मामला भी हो, इसमें कहा यह जाता है कि जिसकी भी हुकूमत हो, सारी जो सियासी जमातों की लीडरशिप है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है और अवाम का जो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। इस चीज़ के ऊपर हर हुकूमत मेक श्योर करती है कि जो शुगर मिल मालिकान है उनके मामलात को सही तरीके से चलाया जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि चीनी जो है वो एक बड़ी बेसिक कमोडिटी है, उसकी पहुँच जो है वो आम इंसान तक होनी चाहिए, जैसे कि आटा है, जैसे कि तेल है। इसमें हमें जो पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। आपने जैसे अभी देखा कि अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा है कि आपने चीनी मंगाई, चीनी आपके पास वाफिर पड़ी रही, आपने चीनी जो है वो आपने बाहर भेज दी, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस जस्ट शोज द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि वो किस तरीके के साथ ये अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। चीनी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये आपके सामने है।
इसके अलावा मैं जिस इशू को हाईलाइट करूंगी वो वीट का क्राइसिस भी है। आपने देखा है कि नून लीग की हुकूमत में खासकर किसान जो है वो परेशान होता है। किसान जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। किसान जो है वो अगर आप अपनी क्या कहते हैं से अपनी एग्रीकल्चर से जो बैकबोन है, अगर आप फायदा नहीं उठा सकते तो फिर बाकी पाकिस्तान का जो है, मैं कहती हूँ कि फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा किसान 27 सितंबर को निकलेगा और फिर मरीम नवाज का वो कहते हैं कि रेजिग्नेशन मांगेगा। वो देखते हैं फिर क्या होता है 27 सितंबर को, कौन से पर्चे होते हैं, क्या होता है, कौन सी पुलिस आती है सामने, उनको हटाएगी, सारा कुछ करेगी। ये तो सारा आपका धंधा फसाद होगा। वाई इज इट कि हम ये पॉलिसीज जो हैं ये हम बेहतर क्यों नहीं बना सकते? मुझे आप ये एक और चीज बताएं कि जो एग्रीकल्चर जिसमें 40% आपकी जो कौम है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आप उसमें भी वीट जो है आप बाहर से लेकर आ रहे हैं। मैं इन बातों पे हैरान हूँ। रादर के पाकिस्तान को इस वक्त इस मोड पे होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी वीट एक्सपोर्ट करे, शुगर एक्सपोर्ट करे, कॉटन एक्सपोर्ट करे, ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट करे। हम इन चीजों को इंपोर्ट करते हैं। आप देख लेंगे, आपने देख लिया डीएपी की इस वक्त बोरी जो है वो 16,000 की जा चुकी हुई है। मुझे बताएं कौन सा किसान है कि जो कि डीएपी डालेगा अपनी फसल में? कोई भी नहीं डाल सकता। मैं आमना को भी इसमें शामिल करूं। आमना, जो इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आपकी हुकूमत पे, पंजाब हुकूमत पे, क्योंकि सिंस आप भी पंजाब असेंबली से आपका ताल्लुक है और किसान आप तो बाकायदा तौर पे मरीम नवाज साहिबा का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 सालों के दौरान चाहे वो गन्ने की फसल हो, गंदम हो, दीगर फसलें हों, कहीं पे रेट भी मुनासिब नहीं मिला और जिस तरीके की ट्रीटमेंट का हमें सामना करना पड़ा वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्यों ये फेलियर यहाँ पे हमें नजर आता है इस शोबे में? देखिए, अब आप जिस चीज़ को फेलियर कहते हैं, मैं तो उसके ऊपर आपको ये बताना चाहूँगी कि आज तक जितनी हुकूमतें देखी, जितना कुछ देखा, प्रायोरिटीज़ क्या थी। हमारे से पहले पीटीआई ने गवर्नमेंट की, उसमें बेइंतहा शुगर स्कैंडल हुए, उन पे शुगर स्कैंडल के नाम पे सियासत की गई। आपको पता है उसमें से कुछ भी नहीं निकला। डिफरेंस ये है कि ये एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ चैलेंज दैट वी आर फेस्ड विद, बट द डिफरेंस इज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो हुकूमत है, आपने मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत पे और पॉलिसीज पे तनकीद तो की, लेकिन मैं आपके थोड़े से फैक्ट्स करेक्ट कर दूं कि भले वो वीट वाला किसान हो, भले वो शुगर केन वाला हो या वो कोई और हो, जितनी सब्सिडी, जितनी आपको पेस्टिसाइड्स के अंदर हेल्प, जितने ट्रैक्टर्स, जितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने दी, अरबों रुपए की सैंक्शंस जो है वो अरबों रुपए की सैंक्शन किए गए उनके लिए, किसान के लिए। हमने पहली दफा जो है सुपर सीडर इंट्रोड्यूस किया पंजाब के अंदर, जिसके अंदर हम जो एनवायरनमेंट जब वीट करता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए उसका जो बूरा उड़ता था वो एनवायरनमेंट के लिए कितना खराब है और वो स्मॉग के अंदर कितना वो कर रहा है। सो आप इसलिए कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल थिंक्स कि ये चीज शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे जाती बैंक बैलेंस के लिए अच्छी नहीं है, उसकी बेस के ऊपर हम आवाम को रिलीफ देना बंद नहीं कर सकते। और आपने क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की तो उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फैसला है वो करंट स्टॉक्स देख के, जो अवेलेबल डेटा होता है उसको देख के किया जाता है। कोई ये तो नहीं है कि आज हमने अगर इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया तो वो ताहयात फैसला कर लिया है, या आज हमने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया तो वो कोई ताहयात फैसला हो गया। जो आपके पास स्टॉक्स होते हैं, जो आपके पास अवेलेबल डेटा होता है, और वो अवेलेबल डेटा मैं आपको ये भी बताऊं कि वो अवेलेबल डेटा कोई हम क्रिएट नहीं करते। वो जो स्टेक होल्डर्स है वहां से हुकूमत चला रहे हैं, घर भी बंदा एक चला रहा हो ना तो उसमें भी प्लानिंग होती है कि हमें महीने के लिए कितनी चीनी करनी है, कितना आटा करना है। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं चैलेंज किए, ना ही मैंने कोई फैक्ट्स एंड फिगर उस तरह बताए। मैंने तो एक चीज बताई है, एक इल्जाम लगा दिया ना। आप किस चीज की बेसिस के ऊपर ये कह रहे हैं मुझे बताइए। मैंने आपको बताया है कि हमने किसान, मैंने कौन सा इल्जाम लगाया? किसान को आप क्या चीज, किसान आपसे तंग है तो मिसमैनेजमेंट हो रही है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? इसलिए कि किसानों ने मरीम नवाज साहिबा का खालिद हुसैन बाट साहब ने इस्तीफा मांग लिया। वो 25 सितंबर को मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, तो मैं अब क्या कहूं कि वो आपसे बहुत खुश है। मिलियन सड़कों पे निकलेंगे तो आप मुझसे पूछिएगा ना। अच्छा, ये तो क्या मिलियन मार्च तो आपके इमरान खान साहब ने भी किया था ना। मुझे बताएं कि आप उन किसानों को क्यों नहीं देखते जो झोलियां उठा उठा के मरीम नवाज को दुआएं दे रहे हैं, जो छोटा किसान है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माफिया, जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसको बेसिक्स नहीं मिलती थी, नेसेसिटीज नहीं मिलती थी, जो ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता था, पेस्टिसाइड्स नहीं अफोर्ड कर सकता था, सीड नहीं अफोर्ड कर सकता था, जिसको हुकूमत हर चीज प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपना घर भी चलाए और पाकिस्तान की एग्री बेस्ड इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करे। तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल ठीक है। अब भट्टी साहब, आपने सुना कि वो तो कह रही हैं कि किसान तो झोलियां उठा उठा के ऐसे ऐसे दवाएं दे रहा है, जो छोटा किसान है, और जो माफिया है वो सारा ये कर रहा है सारा काम। और ये शुगर वाले मामले पे भी अपनी इनपुट दीजिएगा।
पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा को सिर्फ इस बात पे इस्तीफा दे देना चाहिए था जब भारतीय पंजाब के वजीर आला ने कहा कि एक मुख्यमंत्री है इधर सरहद की दूसरी तरफ, मैंने 11 अरब लगाकर पावर प्लांट खरीदा और गरीबों को मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, और उन्होंने जहाज़ खरीद लिया। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने दिए पेट्रोल की मद में, नई गाड़ियों की मद में, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने वजीरों को, और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने लगाए किस लिए, अपने ज़ाती इश्तिहारों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए, प्रिंट मीडिया को दिए। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो मरियम नवाज साहबा ने रियल स्टेट जो का बेड़ा गर्क हो गया, ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया, किसान, यानी मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा छोटा किसान है जो अब भी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहा है। मुझे भी उनसे मिलवाया जाए, और किस बात पे दुआएं दे रहा है कि डीजल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पानी का मसला उनका हल हुआ है। और मरियम नवाज साहबा को इस बात पे भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर की और जो उन्होंने अरबों रुपए के सरकारी हमारे पैसों से मंसूबे अपने और अपने वालिद के नाम पे उन्होंने रखने शुरू कर दिए हैं, ये कौन सा आइन उनको इजाजत देता है? नवाज शरीफ साहब को कौन सा आइन इजाजत देता है कि VIP प्रोटोकॉल दिया जाए? कौन? वजीर आजम साहब का, वजीर आजम को उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन अब तो खैर वो उनको एक और प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए। वो हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो जो लाहौर का पता नहीं वो सेक्रेटरी के अंडर आते हैं और वजीर के अंडर आते होंगे, 3 दफा के वजीर आजम, अगर कोई खसूसी कानून साजी नहीं हुई तो। अब मुझे बताइए कि इस हुकूमत की सवा सत्यानाश कारकर्दगी, ये हुकूमत 78 साल 79 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है। ये जो अब है, कोई एक शोबा उठा के देख लें, इनके मंशूर देख लें, नौकरियां डबल करनी थी, बिजली मुफ्त देनी थी, गैस मुफ्त देनी थी, और रोटी कपड़े और मकान देने थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब इल्जाम लगा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जिस पे पूछ रही थी आमना शेख साहबा कि आपने क्यों इल्जाम लगाया, मिफ्ता साहब कह रहे हैं पहले सस्ते दामों चीनी बाहर भेजी, फिर महंगे दामों चीनी मंगवा ली, फिर अब चीनी दोबारा बाहर भेजी जा रही है। और इसमें 3 चीजों की मजे, सब्सिडीज, टैक्सों में छूट, यहां कीमतें बढ़ाकर लें। और इमरान खान के दौर में वैसे कौन सा शुगर स्कैंडल आया था? इमरान खान का दौर वो दौर है जिसमें शुगर पर इंक्वायरी कमेटी बनी थी और ये सारे इकट्ठे हो गए थे और उनकी हुकूमत को देने के लेने पड़ गए थे। इमरान खान का दौर वो है जिसमें IPPs जो डाके डाले जा रहे हैं उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट आई सामने। और 2022 से अप्रैल 2026 तक जो इन्होंने हुकूमत ने 13,397 अरब की अदायगियां की IPPs को, इनमें से 7,121 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। असल इस्तेमाल शुदा बिजली की लागत पता कितनी है? 6,275 अरब रुपए, बाकी इजाफी दिए गए। गंदम स्कैंडल, ये जो शहबाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में उन्होंने जड़बर अनवारुल्लाह काकड़ और प्लस इनकी आई थी, कुछ हुआ? चीनी पर कुछ हुआ, करप्शन पर बाकी कुछ हुआ है। IMF की रिपोर्ट है कि करप्शन हर सतह पर मौजूद है और 6.5 GDP का खा रही है। तो आपको ये शुगर वाले मामले में कुछ होता है? आज 20 किलो आटे का थैला कितने का है? आज बिजली गैस का फी यूनिट कितने का है? ठीक। आज अवाम का क्या हाल है? और इस पर भी कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये कौन है शुगर माफिया? कौन है? सिंध में कौन है? पंजाब में कौन है? बाकी मुल्क की जगहों पे कौन है? ये बड़े हमारे IPPs वाले कौन है? जरा उठाकर तो देखे ना, फ्रंट पे कौन है, पीछे कौन है, जरा तहकीक करके तो देखे ना। तो ये आपने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। 75 सालों में आमना शेख साहबा, 75 सालों में यानी हमारे मुल्क ने 45,000 अरब कर्जा लिया है। ये भी मिफ्ता साहब कह रहे हैं, उनको पीका का नोटिस भिजवाएं अगर गलत है तो। 45,000 अरब, 4 सालों में 40,000 अरब कर्जा लिया, वो किधर लगा है? चले जी, हमने आपको देखिए, मैं ब्रीफली अगर कर दें रिस्पॉन्ड। भट्टी साहब बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको ना थोड़ी सी, शायद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहुंची नहीं है, तो मैं इनको बता देती हूँ। क्योंकि 2 चीजें इन्होंने की। एक तो इन्होंने कहा कि किसान के लिए आपने क्या किया, तो मैं इनको गिनवा देती हूँ कि किसान कार्ड जो है वो 200 बिलियन रुपए उस पे किसान कार्ड की सब्सिडी में लोगों को, आवाम को दिए गए। 8,000 सोलर ट्यूबवेल्स पंजाब में दिए गए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री
फाइनेंसिंग है, हर तरह की हाई टेक मशीनरी आप जो भी लगाना चाहते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, उसके ऊपर 100% इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। वाटर मैनेजमेंट की सब्सिडी छोटे से छोटे फार्मर को जिसने 1 एकड़ जमीन के ऊपर भी अगर कुछ लगाया तो 75% तक की कॉस्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट बेयर करेगी। लाइफ स्टॉक कार्ड है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज 2 बिलियन रुपए सिर्फ जो विमेन फार्मर्स है हमारी उनके लिए रखे गए हैं कि जो खवातीन है जो एग्री बेस्ड अपना घर चला रही हैं, जिनका कोई घर में मर्द नहीं है सब कुछ, उनके लिए एक अलग से सब्सिडी प्रोग्राम है। और ये सिर्फ चंद वो चीजें हैं जो बहुत सारी, और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे भट्टी साहब ने। इन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज को इस्तीफा देना चाहिए था जब उनके इंडिया के एक वजीर आला ने ऐसी स्टेटमेंट दी, तो फिर तो वो इंडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि हम पूरा पाकिस्तान का मुल्क उड़ा देते, फिर हम सब उड़ा देते हैं अगर उनके कहने के ऊपर हमने चलना है, उनके कहने के ऊपर हमने इस्तीफे देने हैं। और आप सवाल कर रहे हैं जहाज का, क्या मरियम नवाज का जहाज रायविंड में खड़ा है? वो मरियम नवाज का जहाज है ही नहीं, ये मैं आपके शो पे बार बार कह चुकी हूँ। वो पंजाब का जहाज है, पंजाब हुकूमत का जहाज है, और पंजाब हुकूमत पंजाब की अवाम की हुकूमत है, पंजाब की अवाम का मैंडेट है, पंजाब की अवाम की अमानत है। पंजाब की अवाम ने वोट दिया, हमने हुकूमत बनाई, हमने वो जहाज खरीदा है इसलिए कि पंजाब की अवाम को रिलीफ दिया जा सके। पंजाब की अवाम को जब अपने नुमाइंदे की, अपने वजीर आला की जरूरत है तो वो उनके पास बगैर किसी ताखीर के पहुंच सके। जो वजीर आला कल आप कर दें, भट्टी साहब लॉबी करना शुरू करें, कल आप लाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वजीर आला बदल दें, अगला वजीर आला जो आएगा वो उस प्लेन का उतना ही हकदार है जितना हमारा वजीर आला है। फिर इन्होंने कहा नहीं मुझे 2 और बातें करनी दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि जी गाड़ी अगर किसी ब्यूरोक्रेट को दी तो उस बात पर वो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे बताएं कि अगर आपका एक सरकारी मुलाजिम एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और बेयर मिनिमम वाली गाड़ी, वो कोई उनको कोई मर्सिडीज और वो तो नहीं दे रहे ना, अगर वो करोला गाड़ियों का एक पूल जो है वो बढ़ाया जाता है, एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसके अंदर कहां से वजीर आला के इस्तीफे, वजीर आला के इस्तीफे की बात करनी है तो आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें ना। आप बताएं कि पंजाब इस वक्त कितना सेफ है, पंजाब में आवाम को रिलीफ के लिए मैंने आपको 15 मंसूबे गिनवाए हैं, आप बताएं कि पंजाब के अंदर रिलीफ के कैसे मंसूबे। फिर आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारे पैसों से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी बट आई रियली हैव टू मेक दिस क्लियर, जी किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उस मंसूबे की हो रही है। तो तस्वीर ऊपर अरशाद भट्टी की लगी होती है हर जगह पे, तस्वीरें तो मरियम बीबी की लग रही है ना, तस्वीर उस मंसूबे को करने वाले की लग रही है ना, क्योंकि वो अपनी जेब से कर रहे हैं। नहीं, अपनी जेब से नहीं कर रहे, फैमिली के नाम पे मंसूबे, फैमिली के नाम अपने नाम पे मंसूबे, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मतलब ये इतनी ज्यादा तो आप अपने नाम पे क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान के नाम पे बना रहे हैं ना, या तो आप कहते हैं कि अपने घर में बना रहे हैं तो मैं आपका गिला जायज था। मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने मेहनत की है, एक शख्स ने काम किया, और वो कौन है? वो अवाम का नुमाइंदा है। मैं अगर अपने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अवाम की जरूरत के मुताबिक, क्योंकि अवाम को पता होना चाहिए कि उनके किस नुमाइंदे ने उनके लिए क्या काम किया। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे सूबों के हवाले से भी, क्या इस मामले पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इख्तलाफ बरकरार है और दोनों जमातें कहां पे खड़ी हैं सूबों के मामले पे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा नताशा, ये जो इख्तलाफ की बात हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, और हमने देखा कश्मीर के जो इलेक्शंस हुए उसमें तो काफी ज्यादा उभर कर सामने आया, एक मामला नए सूबों का भी है, और ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान ने, और बिल्कुल फैक्ट भी है कि इंटरनेशनली हमने बहुत कुछ अचीव किया। इस वक्त भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ईरान में मौजूद है, हम जंग बंदी में हमारा किरदार था, मुआहदे हम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस तरह चीजें डिलीवर नहीं कर पा रही। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो जब नए सूबों की बात होती है जिसमें आपने डिवॉल्व करनी है ताकत को, पावर को, तो क्यों उसकी मुखालफत की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखें, मैं यहाँ पर, आप सूबों की आपने बात की, बहुत अच्छा किया। देखें, सूबे जो हैं अगर तो अवाम की ज़रूरत है, नीड है, अवाम मांग रही है तो 100 बारी बना के दें। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ कहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब ने आके बयान दिया, सबसे पहले उन्होंने आके मीडिया पे बयान दिया। आई थिंक कि थोड़ा सा उनको कर्टेल करना चाहिए था इस बयान से। ही शुड हैव वेटेड, उनको अपनी कैबिनेट को, उनको अपने लोगों को एक पेज पर लेकर आना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद सारे नून लीग के भी आपने देखा कि सारे लोग बोलते आ गए। बट देन इट गोज टू शो कि कितनी नून लीग की रेट है और कितनी पे मोहसिन नकवी की रेट है, और इससे डेमोक्रेसी आपकी अंडरमाइन होती है। राइट नाउ पाकिस्तान डज नॉट नीड दिस। पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना इकट्ठे होने की ज़रूरत है, हमें इस वक्त डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जहाँ तक सूबों की बात करते हैं,
देखिए, हम सुबह जो बनाने जा रहे हैं, कोई एंड गोल होता है, उसका क्या एंड गोल है? कोई वी शुड हैव एन एंड गोल ना, कि हम भाई डेवोल्यूशन ना, हाँ। नीचे तक लोगों के पास जाए, नई क़यादत सामने है, मुकामी सतह पे लोगों के मसाइल हल हों। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने कह दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से होगा। आपके आइन के 3 टियर्स होते हैं, ठीक हो गया। एक आपका हो गया फेडरल, एक आपका हो गया प्रोविंशियल, एक आपका हो गया मुकामी लोकल बॉडी, ठीक। bodies। जब आप एक सिस्टम को प्रॉपर 5 साल नहीं चलने देंगे, देखें जमहूरी आती है आपकी, जमहूरियत जो है आपकी, पार्टीज आती हैं, अवान में बैठती हैं, इलेक्शन लड़के आती हैं, उम्मीद रखती हैं कि 5 साल की हुकूमत चले। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता कि 5 साल की हुकूमत चले। हमें जो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है ना, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं, हम उसको और बंटवारा कर रहे हैं। आप जब सूबों की बात करते हैं तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट भी पंजाब जो है, मतलब ये 4 आपके सूबे हो गए, 4 आपकी पार्टीज को ऐसे ही हुआ कि 4 पार्टीज में आपके ये डिवाइड हो गए, ठीक हो गया। अब आप उसको भी और डिवाइड करेंगे। जब आप और डिवाइड कर देंगे, इसके अंदर इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डेट और लोन की सूरत में है, ठीक है ना। आप नए सूबे बनाएंगे, पता नहीं सुनने में आता है कोई, अभी तो सुनने में आ रही, सुनी बात है। ये डिस्कशंस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इनिशियली दिस डिस्कशंस शुड बी हैपनिंग इन द पार्लियामेंट रादर देन इन टॉक शोज। अब सुनने में आ रहा है कि जो कोई 12 सूबे बन रहे, कोई कहता है कोई 32 बन रहे, कोई कहता है कोई 33 बन रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट उसमें आप मुझे ये बताएं कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। आपके जो आप आज तक पंजाब के अंदर लोकल बॉडी का आप इलेक्शन तो अभी तक करा नहीं सके। जब आपने इन चीजों को प्रॉपर तरीके के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे नहीं लेकर चले, तो फिर इसमें प्रॉब्लम तो आएगा। चले, आप ये कह रही हैं कि जो अभी मौजूदा निजाम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप उसको कैसे फेल करार दे सकते हैं? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जनूबी पंजाब और सराइकी सूबे की आवाज उठाई है। उसकी वजह यह है कि वहां के लोग जो महरूमियों का शिकार हैं। तो अंदरूनी सिंध के नहीं है, पंजाब का, आप सुन लें पहले मेरी बात। पंजाब के जो इस वक्त आवाम है वो 12 करोड़ की आवाम है। पूरे पाकिस्तान की आवाम है 25 करोड़ की, ठीक हो गया। आधी आवाम है वो पंजाब में है। ऐसे ही हो गया। पंजाब का जब बजट आता है, पंजाब की जब नौकरियां आती हैं, वो सारा कुछ अपर पंजाब में लगना होता है, ठीक है, साउथ पंजाब में नहीं लगता। साउथ पंजाब में आपके 30% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। एटलीस्ट इट शुड बी गिवन 30% ऑफ इट्स। चलें, तो आप कह रही हैं कि ये जहाँ पे लोगों की डिमांड है, जहाँ पर लोगों की डिमांड है, आप वहां पर बनाएं। चलें, मैं जरा इसमें आपना को भी शामिल करूँ। आप मुसल्लत ना करें इसके ऊपर, और जमहूरी और आईनी तरीके के साथ अमल करें। ठीक है, आप ना इसके ऊपर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को नहीं ले जाया गया अस्पताल, और अडयाला जेल आपको पता है पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। अब तो वैसे अडयाला जेल से कैदियों ने दरखास्तें भी देना शुरू कर दी हैं कि हमें भी जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करें। अब अगर किसी ने ये भी दरखास्त दे दी कि हमें भी मियाँ साहब की तरह लंदन शिफ्ट करें, क्योंकि वज़ीर आला साहब के अपने वालिद साहब जो हैं लंदन का उनका इलाज हुआ था, तो कोई ऐसी दरखास्त तो नहीं आई हुकूमत के पास? एक लाइन बीच में स्किप कर गए। कौन सी? कि वो आपकी जो थी ना हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहब, उनकी ओपिनियन पे हुआ था। नहीं, वो मैं तो कहने पे नहीं हुआ। मैं तो ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता वो गलत हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था, उस प्रेसिडेंट को किसी ने नहीं हुआ था। मैं तो ये कह नहीं रहा कि वो गलत। इलाज इमरान खान साहब की अपनी बहुत लाडली हेल्थ मिनिस्टर की ओपिनियन के ऊपर हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ठीक हुआ था। मैं कोई खुदा न खास्ता कोई उसको चैलेंज नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए किसी ने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा तो नहीं किया, इसलिए कि वो प्रेसिडेंट है। खान साहब का तो अभी उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन दरखास्तें पहले अदालत में आ गई हैं। जी, उनको हुआ क्या है? वो तो जो सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा की, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं आपसे मुतादिद चीजें, क्या हुआ है? वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने रिपोर्ट पेश की गई, उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। क्या हुआ? रिस्पेक्ट, आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ है? जी, हर घर में होता है। तो फिर आप कभी अपने घर वाले किसी के बीमार होने के ऊपर मिठाइयाँ बांटते हैं, फूल लेके आते हैं, या आप उनके बीमार होने पे परेशान होते हैं? हम उनको अस्पताल लेके जाते हैं। नहीं, आप अस्पताल लेके जाते, पर आप क्या मिठाइयों और ढोल और फूल और सदके के बकरों के साथ अस्पताल लेके जाते हैं, या परेशानी के आलम है अस्पताल? तो पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, बल्कि भट्टी साहब से भी मेरा ये सवाल है बड़ा, मैं क्योंकि अपने आप को प्लीज एनलाइटन मी ऑन दिस, कि ये कौन सा ऐसा मरीज है जिसके बीमार होने के ऊपर उसके घर वाले
मिठाइयां बांट रहे हैं, फूल बांट रहे हैं, सदके के बकरे लेके आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, जब आपने एक बंदे को बेसिक नीड्स ही ना दें और उसको अदालत हुक्म दे कि इसको अस्पताल लेके जाओ, देसी मुर्गी, देसी घी, खाना, ट्रेडमिल, डंबल्स, एक्सरसाइज ग्राउंड, पता नहीं आप कौन सी बेसिक नीड्स की बात करें। मुझे बताएं तो सही कि वो कौन सी ऐसी फिर हम शायद किसी और लाला लैंड में रह रहे हैं कि हमें नहीं पता बेसिक नीड्स। ऑनेस्टली वट एवर ही इज ईटिंग एंड वट एवर ही इज डुइंग, जेल के बाहर रहते हुए मेरा ख्याल है आई एम गेटिंग मोर लेस देन हिम। नहीं, ही इज नॉट वेल। आपके अपने सरकारी डॉक्टर्स का बोर्ड था जिसने जाके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी। अदालत का, आप खुद लॉयर हैं, अदालत का एक फैसला आया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ कि अगर उनको कोई बीमारी है, ये ना हुकूमत इस बात से डिसएग्री करिए, अगर वो बीमार है तो उनका इलाज होना चाहिए और उनका इलाज हो रहा है। उनको डॉक्टर्स को भी दिखाया गया है, उनको उनका इलाज भी कराया गया। और अगर आपने वो रिपोर्ट, क्योंकि आपने उस रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है कि जी उनकी तबीयत की नासाजी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है उस रिपोर्ट में कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बात सुनिए, फिर वो सियासत में आने से पहले सोचना चाहिए था। अपने सियासी मुखालफीन के साथ में जो आता है उसके अन्य राइट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं। राइट्स नहीं खत्म हो जाते, लेकिन सियासत में तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमारे लीडरों ने की है, हर सियासी बंदे ने की है जो अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करता है। नताशा बैठी हैं, इनकी पार्टी की लीडरशिप ने की है। सियासत में आपको तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सियासत ऐसे नहीं होती जैसे इमरान खान साहब ने की है कि वो बुलाते थे अपनी आवाम को कंटेनर के बाहर और कंटेनर के अंदर से पिछले रास्ते से बाहर बनी गाला जाके आवाम सड़कों पे सोई होती थी ना। खान साहब उस सियासत के आदी हैं। तो अब अगर उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने से उनको लग रहा है कि वो बहुत बीमार हो रहे हैं या उनकी बहनें बाहर ढोल बजा रही हैं, मिठाइयां बांट रही, तो पहले आपस में तो डिसाइड कर लें कि भाई आपका भाई बीमार है कि नहीं है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई फील पिटी फॉर दैट पर्सन, व्हाटएवर द हेल ही हैज डन टू दिस कंट्री। लेकिन बड़ा कोई बेचारा मजलूम आदमी है कि जिसके बहन भाई, जिसके घर वाले उसके बीमार होने पे खुशियां मना रहे हैं। जी भट्टी साहब, वो तो कह रहे हैं कि वो बीमार ही नहीं है। नहीं, बीमार जिस तरह के बीमार बताया जा रहा है वैसे बीमार नहीं, वैसे बीमार नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि 2-3 इन्होंने बातें की हैं और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ आज आमना शेख साहबा को ये गुफ्तगू करते हुए सुन के। मेरे लिए शॉकिंग है ये कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान की सेहत पर या बीमारी पर बात की। चलो, पहले मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क या अवाम को जवाबदेही वाला मुल्क जिसमें बेटी या बेटा अपने और अपने बाप के नाम पर इतने सरकारी मंसूबों का नाम रखे, दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क मुझे बता दें, मैं आज के बाद ये विड्रॉ कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब हुकूमत, इन्होंने कहा आवाम की हुकूमत है। नहीं सर, हाउस ऑफ शरीफ्स की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत का जहाज, इन्होंने कहा आवाम के जहाज है, मुझे दे, मैं कल किराया देने को तैयार हूं, मुझे दे, मैं पिंड जाना चाहता हूं उस जहाज पे। और जहाज खरीदने की जरूरत क्या थी, जवाब देना पड़ेगा। ये कोई आपने 2 खानदानों की बादशाहत में हम नहीं घिरे हुए, जवाब देना पड़ेगा। और जहाज खरीदना था तो ये गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना लग्जरी 19 सीटों वाला जहाज। और पहला रद्द-ए-अमल क्या था, एयर पंजाब बना रहे हैं। दूसरा रद्द-ए-अमल क्या है, हां खरीदा है जहाज, यह रद्द-ए-अमल होता है अवामी हुकूमत का। और फिर किसी सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं कि आमना शेख साहबा, पुराना जहाज कहां है इस वक्त, कितने का बेचा है, कहां खड़ा है। दूसरा, क्या ये वो जहाज है, और अगर ये जहाज नया लिया है तो किस कंपनी से लिया है बता दे, कितने का लिया है बता दे। क्या ये वही जहाज है जो 2100 लीटर पेट्रोल खर्च करता है फी घंटा? क्या ये वही जहाज है जिसके 86.5 करोड़ रुपया सालाना खर्चा आता है? क्या ये वही जहाज है जिसके पायलटों की तनख्वाह डॉलरों में आती है? कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा है? ये अभी सवालों के जवाब। अब आ जाए इस पे। बहुत लाडली वजीर यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। एक और लाडले वजीर ने यह भी बताया, अभी तक पीका का नोटिस नहीं गया मेरे फैसल वाडा साहब ने, कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें हमने घर में बैठ के बनाई थी, जिनकी मदद से ये बाहर तशरीफ ले गए थे हमारे नेल्सन मंडेला। और जब भी मुश्किल वक्त आता है, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, लुटे गए, उजड़ गए, मारे गए। ख्वाजा आरज साहब की दरखास्त नहीं पढ़ रही आपने सुप्रीम कोर्ट में? मैंने उस दिन नहीं कहा था कि मुझे पिटी। इमरान खान को पता क्या है, 17 दवाइयां खाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, 12 बीमारियां हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हुई हैं, 7 स्टंट पड़े हैं, शरियानें सुकड़ गई हैं, इंसुलिन लगाते हैं, नफ डोल है, पट्टे खिंच गए हैं, सडन डेथ का खतरा है,
और 6 हफ्ते वाहिद खुश नसीब सजा याफ्ता मुजरम था नवाज शरीफ, जो 6 हफ्तों के लिए घर जिसको भिजवाया गया जेल से सुप्रीम कोर्ट ने, इमरान खान ने नहीं रुकावट डाली। वाहिद खुश नसीब मुजरम था जिसके लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए। यास्मीन राशिद का कसूर यह है कि वो रोज बताती थी कि आज रात कैसी गुजरी नवाज शरीफ से। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसकी अदालतों ने फुल डे समातें की और जिंदगी की गारंटियां मांगी। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसके लिए इमरान खान ने ट्वीट किया, जिस पे पिटी ये फील कर रही है, ट्वीट किया था कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, नवाज शरीफ की सेहत के साथ हूं, और ECL से नाम निकाला, एयर एम्बुलेंस से गए, एक दिन भी वहां जाके अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं किया। हुकूमतें बनाई और जब जहाज उनका नवाज शरीफ साहब का अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहा था तो इमरान खान अडयाला जेल में था। तो आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये ढोल ढमक्के, और अगली वक्त बदलने वाला है, ठीक है, ये ढोल ढमक्के और ये मिठाइयां दोबारा बांटी जाएंगी। उस वक्त आपकी चीखें कोई नहीं सुनेगा, आखिरी दिन क्यों नहीं सुनेगा? अदलिया की तरफ आप जाएंगे तो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम आ चुकी है, अदलिया कहेगी हम बेबस हैं। अगर साफत की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे जी हमें तो पीका के नोटिस मिलते हैं, मेहरबानी आपकी। अगर आप अवाम की तरफ जाएंगे तो जलसा जलूस कानून, गैर कानूनी कानून साजियां जो कर चुके हैं वो आपका सामना करेंगी। कौन सुनेगा आपकी चीखें? ये है पॉलिटिकल सियासी जमातों का जो ये बता रही है कि सेल्फ पिटी, उनकी बहनों के मजाक उड़ा रही है इमरान खान की। और इमरान खान की ये फेवर नहीं है, ये हक है कैदी का। 7 महीने से नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज की मुलाकातों पर पाबंदी मुझे बता दें। 7 महीने से उनकी फैमिली ना मिली हो, जाती डॉक्टर ना मिले हो, पार्टी के सियासतदान ना मिले हो, मुझे बता दें। चलें, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा नताशा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये जो सियासी रिश्ता ये अब खत्म होने जा रहा है या उस तरफ बढ़ रहा है या खत्म हो चुका है, इसलिए बड़ी कंफ्यूजन है कि किधर खड़े हैं आप दोनों? हाँ देखिए, सियासी रिश्ते जो हैं मेरे ख्याल में वो ख़त्म होते नहीं, होने भी नहीं चाहिए। दूरियां ज़रूर आ जाती हैं, बट इन द लार्जर पिक्चर हमें आवाम का देखना चाहिए और सोचना चाहिए। इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो तो यही है बज़ाहिरी तौर पे कि नून लीग जो है वो आइसोलेशन का शिकार बनी हुई है। पीपल्स पार्टी जो उनके इत्तेहादी उठना बैठना उनके साथ पसंद नहीं कर रहे हैं, मौलाना साहब का मुंह दूसरी तरफ है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो ये नून लीग को अपनी पॉलिसीज बेहतर करने की ज़रूरत है, मोस्ट डेफिनेटली। और ये नहज आ सकती है कि आप बिल्कुल इनसे अलहदा हो जाएं और अगर खुदा न खास्ता आ गई कोई तहरीक अदम एतमाद ऐवान के अंदर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट आखिर नहीं होता ना, सियासत में तो कोई हरफ आखिर नहीं होता। इफ नीड भी तो फिर हमें अपने ऑप्शंस देखनी पड़ेंगे। और हम ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी हमारे फैसले होते हैं हमारी CEC बैठती है उसके अंदर। जब CEC फैसला करती है फिर हमारी क़यादत जो है उसको फिर इकट्ठा करके एंड देन फिर हम सामने लेकर आते हैं। हमारे खुद के तो उस तरह के फैसले होते नहीं हैं। अच्छा आमना, PTI तो आप लोगों पे तनकीद करती है लेकिन आपके अपने इत्तेहादी वो भी अब आपसे नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिसीज ऐसी हैं स्पेशली पंजाब के अंदर तो हसन मुर्तजा साहब हो जाए, दीगर क़यादत हो जाए जो पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा मजे का क्वेश्चन किया। आपने कहा आपके इत्तेहादी आप पे क्यों तनकीद करते हैं? इत्तेहादी नहीं करेंगे तो कौन तनकीद करेगा? उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जब कोई अच्छा काम करता है। जब क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आ रहा होता है तो मुझे बताएं कि जो सेकंड वाला पोजीशन होल्डर होता है उसको प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कल को हमने इलेक्शन लड़ना है, इनके खिलाफ ही लड़ना है ना। इनकी परफॉर्मेंस भी पूरे आलम ने देखी हुई है। और इस वक्त अगर हुकूमत, मुझे बताएं कि कितनी दफा आज तक हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो सक्सेस मिल रही है, अभी जो हमारा जिस तरह से डिफेंस पैक्ट हुआ है, अभी इस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में मौजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से फील्ड मार्शल एंड द गवर्नमेंट ये पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए यादगार मौके हैं। और उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि असल 1 पेज क्या होता है। जो आप लोगों की लाडली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस 1 पेज का जिक्र करती थी ना, वो 1 पेज नहीं होता। इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जी मुल्क के अंदर कौन सा मुल्क है, कौन सा जमहूरी मुल्क है जहां पे ऐसा होता है? मुझे बताएं कौन सा जमहूरी मुल्क है जहां पे सियासी पार्टियां जाके मुल्क को आग लगाती हैं, दरख्त काटती हैं, टायर जलाती हैं, पाकिस्तान मुल्क की अपनी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमले करती हैं, जहां पे इस तरह से जुल्म और तशद्दुद किया जाता है लोगों के ऊपर अपनी जाती अना को करने के लिए। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उससे चंद घंटे पहले इमरान खान साहब ने जो पेट्रोल की प्राइस
कम की, IMF का मुआहदा तोड़ा। कौन सा जमहूरी मुल्क है जो आप जहां पे ये सब कुछ होता है? आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उस जमहूरियत को ना भूलें जो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू चलती थी। चले, आखिरी मिनट है, मैं भट्टी साहब वो लोग जमहूरियत की बात, उनकी पार्टी को जी भट्टी साहब आखिरी मिनट है, एक बात मिनट करें तो अफसोस की बात है। इन दोनों के वन पेज को सलाम। नताशा साहबा काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी से, आमना शेख साहबा मुस्लिम लीग नून से। नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कि तुम खैराती हुकूमत हो, जाली हुकूमत हो, जाली मैंडेट वाली हुकूमत हो। इस पर भी हालांकि उन्होंने अपना सदर भी बनाया, लेकिन इस पर भी वन पेज कायम है। और ये उनको कह रहे हैं कि 2.5-3 हज़ार अरब जो हैं आपने दुबई पहुंचा दिए, इस पर भी हुकूमत कायम है। और एक कौन है? भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सियासी वारिस, और दूसरी कहां पैदाइश हुई? बिलावल भुट्टो के बकौल के ज़ियाउल हक का असली बेटा है। तो इसके बावजूद ज़िया और भुट्टो को मिल के भी ये इनका वन पेज कायम है, तो क़यामत तक इसको सलाम। ये मफादाती टोला है, दो शाही खानदान है। कोई सीसीसी या ईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है। आका है ऊपर बैठे हुए और नीचे गुलाम है। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।